नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। इस समय की एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, नियमित जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिली है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वो 48 घंटे का समय दे ताकि जमानत के आदेश को ऊंची अदालत में चुनौती दी जा सके, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसके जज ने न्याय बिंदु इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने जमानत के आदेश पर दस्तखत कर दिए। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, आज कोर्ट ने इस मसले पर क्या कहा है और प्रवर्तन निदेशालय का आग्रह क्यों नहीं माना? जी देखिए, कल से सुनवाई चल रही थी, कल भी सुनवाई हुई थी। अदालत ने कल ही कहा था ये वेकेशन बेंच है, छुट्टियां चल रही हैं निचली अदालत में भी, ये वेकेशन बेंच थी और उन्होंने कहा था कि आज ईडी दोपहर तक अपना सारी जो दलीलें हैं उसे ख़त्म कर दे और उसके बाद वो फैसला सुनाएंगे। तो इसके बाद आज अदालत ने पूरी सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद दोपहर में फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद देर रात 8 बजे ये फैसला सुनाया और सीधे तौर पर नियमित जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी। ईडी की तरफ से कहा गया कि 48 घंटे के लिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि वो ऊपर जा सकें, अदालत जा सकें, चुनौती दे सकें, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि जो पूरा फैसला है वो कल अपलोड किया जाएगा और कल ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने बेल बॉन्ड भरे जाएंगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते हैं। तो यहाँ पर ईडी जो है वो पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी तरीके से हाई कोर्ट, ऊपरी अदालत जाकर इस फैसले पर रोक लगाई जाए और ऐसे चुनौती दी जाए। पहले याचिका दाखिल हो और जल्द सुनवाई करके इस पर रोक लगाई जाए। तो फिलहाल जो है बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को है। निचली अदालत से पहली बार में ही अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिली है, जो ईडी के मामले में, शराब घोटाले मामले में अभी तक किसी आरोपी को नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रहे हैं वो भी अभी जेल में, उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो एक बड़ा मामला यहाँ पर है और एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए है, उतना ही बड़ा झटका ईडी के लिए है, जो दावे कर रही थी लगातार कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी और ये तमाम दलीलें, ये तमाम सबूत, ये जो भी उनके दावे थे, उनको अदालत ने, राउज एवेन्यू अदालत ने वो नकार दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इस पूरे मसले पर ये जानकारी देने के लिए। और ये जो पूरा मामला है, इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया और कहा कि कोर्ट का आदेश जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। उधर बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। पूरे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है और ये सत्य की जीत हुई है। आज एक ऐसे वक्त में जब पार्टी बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है, एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। अगर ये जीत है जमानत मिलना, मैं बताना चाहता हूं देश के अंदर, अभी तक देश के अंदर कोई सिंगल भी आदमी ऐसा नहीं है जो करप्शन केस में अरेस्ट हुआ उसको जमानत ना मिली हो सजा होने से पहले, सबको मिली है। और अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसने पूरे देश को मथ कर रखा हुआ है, नीट से लेकर नेट तक छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ का मुद्दा। एनटीए जो एग्जाम करा रही है बिल्कुल एक नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बन के रह गई है। हमारे शिक्षा मंत्री है, उनको ये नहीं पता कि बच्चों का जो भविष्य है वो खत्म कर रहे हैं। बच्चों के मेंटल प्रेशर के साथ साथ फाइनेंशियल प्रेशर सबसे ज़्यादा है। आज नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो गई हैं। एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए।
तो देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य तय करने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर बीते कई साल से सवाल खड़े हो रहे थे और ये सवाल तब और गाढ़े हो गए जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी का पेपर लीक होने की खबरें सामने आई। कई राज्यों में इसे लेकर जांच चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद नीट में ग्रेस मार्क्स का मुद्दा तो हल हो गया, लेकिन पेपर लीक के आरोप और गहरे हो गए हैं। ये चल ही रहा था कि 18 जून को हुई एक और महत्वपूर्ण परीक्षा यूजीसी नेट, जो अगले ही दिन यानी 19 जून को रद्द कर दी गई, उससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। गृह मंत्रालय से जुड़ी नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट के इनपुट्स के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया और मामले की जांच सीबीआई को अब सौंप दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोग इस मामले को लेकर भी काफ़ी नाराज हैं। जहां नीट यूजी की परीक्षा में 23,33,000 से ज़्यादा छात्र बैठे थे, वहीं यूजीसी नेट की परीक्षा में 9 लाख से ज़्यादा छात्र बैठे। ये भी बड़ी तादाद है। यूजीसी नेट की परीक्षा देश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बताया कि यूजीसी नेट की परीक्षा क्यों अगले ही दिन रद्द करनी पड़ी। जब हमारे यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की, होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी, जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर परीक्षा पत्र कैसे डार्क नेट तक पहुंच गया, किसने उसे वहां पहुंचाया, ये जांच का विषय है। नीट यूजी की परीक्षा उधर अभी रद्द तो नहीं हुई है, लेकिन सरकार का कहना है कि छात्रों का हित और पूरी तरह पारदर्शिता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीट से जुड़े आरोपों की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। बिहार में पेपर लीक मामले की जांच पर भी केंद्र सरकार की निगाह है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यह भी कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कि एक उच्च स्तरीय कमेटी एनटीए के काम की भी समीक्षा कर रही है। छात्रों के हित से कोई समझौता नहीं होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूं। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित था। कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि वो सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी बिहार पुलिस इस विषय में कुछ और अनुसंधान, कुछ और इंक्वायरी और कुछ स्पेसिफिक की ओर जा रही है, उसको पूरा हो जाने दो, पूरा स्पष्टता हो जाएगी।
और ये बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री को इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ी है। तो नीट से लेकर नेट तक मामला इतना गंभीर है कि सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। कल ही जो यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें। ये परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी। करीब 11 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा के लिए कराया। 9,08,580 परीक्षार्थी इसमें बैठे थे और ये जो परीक्षा है देश के 317 शहरों में हुई। 2105 परीक्षा केंद्रों में इसे आयोजित कराया गया। आप देख सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर यह आयोजित होती है। लाखों इसमें छात्र हिस्सा लेते हैं। गृह मंत्रालय को इस बीच गड़बड़ी के सुराग मिले। गृह मंत्रालय से जुड़ा एक विभाग है, वहां ये पता लगा कि डार्क नेट पर ये परीक्षा पत्र उपलब्ध है और इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पूरे मसले पर शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दी और शिक्षा मंत्रालय ने देखा कि हूबहू वही प्रश्न था जो इम्तिहान के दिन आया। और इसके बाद नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, इसकी रिपोर्ट पर इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। ये मामला तुरंत ही सीबीआई को सौंप दिया गया और इसकी अब जांच भी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस बारे में और जानकारी इसलिए नहीं दे सकते कि गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है। इस बीच फिर से परीक्षा होगी, नए सिरे से इसकी जो तारीखें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन छात्रों ने जो परेशानी झेली परीक्षा देने से पहले, परीक्षा देते वक्त, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको बता दें यूजीसी नेट जो है यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर लॉजिकल रीजनिंग का होता है जो सबके लिए एक समान होता है। हर व्यक्ति को ये पेपर देना होता है। कई तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए। और जो दूसरा पेपर होता है वो छात्रों का विषय विशेष का पेपर होता है। 83 अलग अलग विषयों में ये पेपर कराया जाता है क्योंकि कई विषय हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और मास्टर्स डिग्री हासिल कर चुके परीक्षार्थी ही यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। साल में 2 बार ये परीक्षा होती है। ये जून में परीक्षा हुई थी और इसके बाद दिसंबर में परीक्षा होती है। तो जून की जो परीक्षा है वो इस बार रद्द करनी पड़ी। अब कुछ दिन बाद ये परीक्षा होगी। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है और इसी के आधार पर आगे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लेक्चरर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो चुने जाते हैं। तो देश के भविष्य से जुड़ा मामला है, आगे की रिसर्च से जुड़ा, पठन पाठन से जुड़ा ये बहुत अहम इम्तिहान था। यूजीसी नेट के रद्द होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कितने विषयों के पेपर लीक हुए, ये बात अभी सामने नहीं आई है। अगर एक ही पेपर लीक हुआ तो फिर ये पूरी परीक्षा रद्द क्यों की गई? और अगर पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी तो क्या इतने बड़े पैमाने पर ये पेपर था? एक और बड़ा सवाल ये है कि 2018 से अभी तक ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होती थी, जिसे सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन इस साल इसे बदल दिया गया और परीक्षा पेन पेपर से हुई OMR शीट पर, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट पर, जिसे कंप्यूटर पढ़ता है और उसके बाद वो बताता है कि कितने सवाल सही थे, कितने गलत थे। तो इस बार ये OMR शीट का इस्तेमाल किया गया पेन पेपर का। क्यों? अब जब परीक्षा रद्द हुई तो छात्रों की परेशानी का जवाबदेह कौन होगा? और यही सवाल, असली सवाल है कि सालों से परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की परेशानी की जवाबदेही आखिर कौन लेगा? बीते इतने सालों से पेपर लीक होने की खबरें आती हैं, ऐसे मामलों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? वो कौन लोग हैं, ये बड़ा सवाल है, जो पेपर लीक कराते हैं, डार्क नेट तक पेपर पहुंचा देते हैं। उस माफिया की पहुंच कहां तक है? कितनी जगहों से ये पेपर लीक हो सकते हैं? और उन तमाम संवेदनशील जगहों पर, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर पेपर को लाने ले जाने से जुड़ी गाड़ियां हों या बैंक्स हो या कॉलेज हो जहां पेपर पहुंचते हैं, वहां गंभीर निगरानी क्यों नहीं रखी जाती है तो ऐसी चूक क्यों हो रही है? ऐसे पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी? कौन है ये पेपर लीक माफिया? और ये कोई नई बात नहीं है। बीते कई साल से लगभग हर राज्य में कभी कोई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है, कभी कॉलेजों के प्रवेश की परीक्षा का पेपर लीक होता है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कई खास मेहमान। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पूर्व सदस्य MM अंसारी साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा जानी मानी शिक्षाविद लतिका गुप्ता हमारे साथ हैं। सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं अवधेश कुमार झा, वो हमारे साथ आज इस खास उसमें हैं। इसके अलावा हर्ष प्रियम हैं, लीड टीचर हैं वेदांतु के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं इस पूरे मामले पर।
दो छात्र भी हैं हमारे साथ। एक अदिति त्यागी हैं जिन्होंने नेट की परीक्षा दी है इस बार, वो भी काफ़ी नाराज़ और परेशान हैं इस पूरे मामले से। और एक और छात्र हैं हर्ष दुबे, वो भी नीट के परीक्षार्थी हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंसारी साहब, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। आप सबसे वरिष्ठ भी हैं, यूजीसी के सदस्य भी रहे हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं, सरकार को काम करते हुए आपने देखा है। ये पेपर लीक कैसे हो जाते हैं, कहां कहां से पेपर लीक हो सकते हैं और कहां कहां सरकार को ध्यान देना चाहिए था? देखिए, इसमें बात सरकार की नहीं है, बल्कि सरकार की बस इतनी है कि वो जो लोग बड़ी-बड़ी जगहों पे अपॉइंट होते हैं, यानी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो शामिल हुए हैं या यूजीसी में जो हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की बात है कि वो एक तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो और वो लोग हों जिनकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी को कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो हमें जो नज़र आ रहा है, जो मैंने कोशिश की पर्सनल लेवल पे जानने की, कि आखिर ये कौन-कौन लोग हैं आज की डेट में जो हेड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को, तो मैंने ये देखा कि शायद वो लोग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है। इसका मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं है और ज़ाहिर है कि उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो हाई इंटीग्रिटी, ईमानदारी के नहीं है, और जिसकी वजह से ये एक हमारा बहुत बड़ा जो स्टूडेंट तबका जो हायर प्रोफेशंस के लिए, यानी डॉक्टर्स, एमबीबीएस वगैरह एडमिशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या जो रिसर्चर और लेक्चरर होने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोफेशंस है जिसकी कोशिश कर रहे हैं, और जिसको तैयारी करने के लिए ये बच्चे और इनकी फैमिलीज बहुत पैसा खर्च करती हैं इसकी तैयारी के लिए। अब सवाल ये है कि एक तो ये कि हमारी इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। मिनिस्टर साहब ने, ठीक है, उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली, लेकिन जो ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जिनकी जिम्मेदारी है ये कंडक्ट करने की, उन्होंने कोई मोरल जिम्मेदारी नहीं ली और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि पहली जिम्मेदारी ये थी कि पहले ये कि इन तमाम जो लोग हैं जिसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन हो जाना चाहिए था, उनको सैक कर देना था। दूसरी बात ये कि ये दोनों एग्जामिनेशन जिसका आपने जिक्र किया, फौरी तौर पे इनको री अनाउंस कर देना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपना टाइम बर्बाद ना करें। तीसरी बात ये कि इसके ऊपर जो टाइम और मनी जो बच्चों का खर्च हुआ है और उनके पेरेंट्स का हुआ है, उसको भी गवर्नमेंट जो है कंपनसेट करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन का जो ऐसा एक्सपीरियंस होता है, हम सब ने कहीं न कहीं काफ़ी एग्ज़ामिनेशन दिए हैं, हर दफ़ा नया तजुर्बा होता है। अब जिन बच्चों ने बहुत ईमानदारी से अपनी एक हायर स्कोर जो है खड़ा किया होगा, अब वो चाहें कि दूसरे एग्ज़ामिनेशन में भी उसी तरह से उनके पास उनके नंबर आ जाएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग अभी मान लीजिए सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी दफ़ा उनका एग्ज़ामिनेशन होगा तो सेलेक्ट हो ही जाएँगे। इसलिए कि एग्ज़ामिनेशन का जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही अलग होता है, टाइमिंग्स बहुत अलग होती हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि इस समय ये क्रेडिबिलिटी और कॉम्पिटेंस जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इसके ऊपर गौर करनी चाहिए। वरना ये कहना बहुत आसान है कि इंक्वायरी होगी, जो लोग पाए जाएँगे उनके ऊपर एक्शन होगा। कहाँ एक्शन हो रहा है? आप देखिए कि हर गवर्नमेंट में, चाहे पहले भी सरकारें रही हैं, आज की जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, आपने जैसा बताया कि एग्ज़ामिनेशन हो चाहे रिक्रूटमेंट हो, इस तरह की गलतियाँ होती हैं। आप बताइए कहाँ एक्शन हुआ है? कहीं पे भी एक्शन नहीं हुआ है। और हमने ये देखा है कि पहले जहाँ कहीं भी इस तरह की गलतियाँ हुई हैं तो वाइस चांसलर जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। और पहले तो ये भी हुआ है कि आपको इल्म होगा कि एमसीआई के चेयरमैन, चाहे यूजीसी में सीनियर ऑफिसर्स हों या आईसीटी में सीनियर ऑफिसर्स हों, जो इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करते हैं, वो जेल तक जा चुके हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में इतना बड़ा करप्शन है हर लेवल पे, और इतनी जो है गैर जिम्मेदारी से बहुत सारे काम हो रहे हैं और लोगों को ऐसी जगहों पे रखा जाता है जो गैर जिम्मेदारी तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाखों बच्चों का जिंदगी जो है वो, उनका करियर भी खराब होता है। और दूसरी है कि जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान को, भारत को एक सुपर पावर बनाने की, तो बिना इन यूथ की मदद के, बिना ये यूथ को डेवलप किए हुए हम कैसे वो अब बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हल कर सकते हैं। आज जो है बच्चों का, पेरेंट्स का पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो चुका है और सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ कब एग्जामिनेशन होगा, नहीं होगा, और होगा तो उसमें क्या पारदर्शी तरीके होगा। हम ये इसी पे लड़ते रहेंगे कि या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हमें गौर करना चाहिए कि हमें इस समय
ये इतना अहम टास्क है, इतना इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है एजुकेशन सेक्टर की, कि हमें इसमें हाई इंटीग्रिटी और हाई कॉम्पिटेंस के लोगों को ले आने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये जब तक नहीं होगा, इस तरह के लीकेजेस होते रहेंगे, हमारे यूथ का करियर बर्बाद होता रहेगा और उनके रिसोर्सेज, उनके पेरेंट्स के टाइम मनी जो है वो बर्बाद होता रहेगा। तो हमें अब आज जो सवाल है कि क्या हमारे पास वो लोग हैं जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। ये जो बहुत बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको हम कैसे पूरा करें, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आपकी बहस होनी चाहिए। जी, बड़ा सवाल है ट्रस्ट डेफिसिट का, और भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और परीक्षा के मामले में तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अवधेश जी हमारे साथ हैं, आप सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, हजारों छात्रों से आप रोज़ रूबरू होते हैं। ये जो पूरा विवाद जब आया तो छात्रों की किस तरह की भावनाएं आपको देखने को मिली, और इतने वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई रास्ता निकाला जा सकता है, कोई और तरीका भी हो सकता है जिससे कि इस तरह की समस्याएं सामने ना आए? अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है तो पूरी परीक्षा रद्द न करनी पड़े। मैं दो बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात कि लगभग 23-24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, यानी कि 24 लाख परिवार, यानी लगभग 1 करोड़ जनसंख्या माने वो उससे जुड़े होते हैं, और बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और 24 लाख परिवार का भविष्य इस पर निर्भर करता है। उसमें से लगभग 1 लाख MBBS में और पैरामेडिकल वगैरह लगा करके लगभग 2 लाख 2.5 लाख बच्चे उसमें जाते हैं, जुड़ते हैं। तो सभी के माँ बाप, जो भी रिश्तेदार हैं, दादा दादी, सबका भविष्य उसके साथ होता है। केवल बच्चा ही नहीं होता, बच्चे के साथ पूरा परिवार होता है, बच्चे की पूरी मेहनत होती है, और तो उस मेहनत का परिणाम अगर सही ढंग से निकले तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात जो मेरी समझ है कि NTA जब से एग्ज़ाम लेना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि सही इसलिए है क्योंकि पहले डिफरेंट बोर्ड्स, डिफरेंट स्टेट्स की परीक्षाएं होती थी, बच्चे कंफ्यूज होते थे कि कहाँ दूँ नहीं दूँ। तो अब एक साथ जो 2019 से मेरे ख्याल से परीक्षा शुरू हुई, NTA ने लेनी शुरू की है, तो उससे तो बढ़िया हुआ, सिस्टम तो अच्छा हुआ है, इंटीग्रेटेड हुआ है। अब कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए एजेंसीज़ हैं जो देखें, उसमें एजेंसीज़ पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और सही निर्णय होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन में है ये मामला, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी गाइडलाइन आएगा और जो कमेटी जो भी सजेशन देगी तो उसको फॉलो करने चाहिए। अवधेश जी, इसके साथ ही नीट के साथ भी JEE की भी परीक्षा होती है। JEE की परीक्षा में इस तरह के मामले सामने नहीं आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है बिल्कुल ठीक ही होती होगी। जब डार्क नेट पर परीक्षा का प्रश्न पत्र जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या JEE से कोई ऐसा संकेत मिलता है या ऐसा रास्ता मिलता है कि नीट को और बेहतर तरीके से कराया जा सके? ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मैंने कोई इस पर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मेरा मन है कि जैसे JEE मेंस और JEE एडवांस होता है, वैसे नीट का मेंस और एडवांस होना है 2 लेवल पर, क्योंकि एक साथ 22-24 लाख बच्चों की परीक्षाएं करवाना शायद मुश्किल काम हो। 5000 सेंटर्स, उसका सुपरविज़न करना। तो JEE मेंस है 2 स्टेप में होता है, एक बार 5-10 दिन के लिए जनवरी फरवरी में, फिर अप्रैल मई में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। कई बार बच्चा बीमार हो सकता है, एक डेट को दूसरा डेट 2 बार दूसरा चांस मिलता है। तो मेरी समझ से, पता नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं इस मामले में कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि 2 लेवल पर परीक्षाएं होनी चाहिए, एक प्री एक मेन। तो मेन को सिटी सेंटर्स में, मतलब अच्छे सेंटर्स में देने चाहिए, और जो एडवांस है, अगर नीट का एडवांस कुछ होता होगा, अगर कोई विचार करे, एक्सपर्ट कमेटी विचार करे। मेंस के तो बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन यही दूसरी बात होती है कि गरीब परिवारों के बच्चे भी एग्जाम देते हैं। उसको अगर बड़े सेंटर्स में, बड़े शहरों में भेजा जाए तो उस पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए बहुत आसान उपाय है कि रोल नंबर जिसके पास, उसको फ्री ट्रेन में यात्रा या और अन्य सुविधाएँ दी जा सकती है, ताकि बच्चे सेंट्रलाइज होकर के परीक्षा दे सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जो 24 लाख परिवार जो जुड़े हुए हैं, वो, क्योंकि बच्चे का पूरा सोशल स्टेटा सब कुछ चेंज हो जाता है। कल्चरल, अगर बच्चा MBBS में सेलेक्ट हो गया, गरीब परिवार का बच्चा, तो डॉक्टर कहलाएगा, डॉक्टर की माँ, डॉक्टर के पिता कहलाएंगे। एक गौरव का भाव पैदा होता है, पूरा चेंज हो जाता है, उसका सब कुछ स्टेटा ही चेंज हो जाता है। तो उस चेंज होने में वो आवश्यक है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और लोगों में विश्वास रहे सिस्टम का। एग्जाम तो हमारे यहाँ भी होती है, परीक्षाएं हमारे यहाँ होती है, हम तो बहुत ट्रस्ट बच्चों को है और बहुत अच्छी तरह से परीक्षाएं होती है। कहीं गड़बड़ी हुई तो एजेंसीज देखें, उनका काम है। मैं तो इतना ही कहूँगा। जी, ये जो समाज वाली बात है, ये भी बड़ा एक दबाव है।
कोई निकल गया तो वो अपने आप में बेहतर माना जाए, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन है, क्या कर सकते हैं। इस पर करते हैं बात। एक सवाल हम आपको बताते हैं जिस पर आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं कि क्या यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। जो आप नीचे QR कोड देख रहे हैं, आप इसको स्कैन करके हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। हम इसके नतीजे आपको आज रात बताएंगे। तो ये हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ लतिका गुप्ता भी हैं। लतिका जी, आप क्या मानती हैं, क्या इतनी केंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा की कि एक ही सेंटर से, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो पूरे देश के लिए, या ये FTA भी हो सकती है, फेडरल टेस्टिंग एजेंसी हो सकती है, जिसमें अलग अलग राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए जाएं अपने हिसाब से पेपर सेट करने के लिए, और एक ही गलती पूरे देश के लिए, देश पर भारी न पड़े। क्या आपको इस तरह का कोई संभावना लगती है? हाँ, मुझे ये संभावना सबसे अच्छी लगती है कि हम विकेंद्रीकृत शिक्षा व्यवस्था की तरफ बढ़ें। और मेरी बात में दूसरी बात है कि परीक्षा व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था से जुदा करके ना बढ़ें। तो अगर हम विकेंद्रीकृत करते हैं, राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, शोध संस्थान हैं, वो सारे मिल के इस प्रक्रिया में जाएं, क्योंकि दरअसल ये जो बात है ये केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों की नहीं है। देखिए, ये समाज के लिए भी है। शिक्षा में जो व्यक्तिगत के लिए है वो समाज के लिए भी है। तो समाज को भी अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर चाहिए। तो विकेंद्रीकृत अगर हम प्रक्रिया चलाते हैं तो उसमें एक जो बहुत बड़ी हमें संभावना दिखती है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल के अगली पीढ़ी के डॉक्टरों को चुनेंगे। अब आप कहेंगे कि कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं जिनके पास इस तरह के संस्थान नहीं हैं, और कुछ हैं जिनके पास हैं। तो जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं केंद्रीय मंत्रालय की मदद, शिक्षा मंत्रालय की मदद, NTA की मदद, पर जिनके पास अपने संस्थान है वो ऐसा कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि जिन कौशलों का, जिन विशेष ज्ञानों का उपयोग करना हम छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे उस समाज में घटने लगते हैं या फिर मर ही जाते हैं। जैसे अगर आज से 20 साल तक NTA चलता रहे तो मैं ये कल्पना करूँगी कि कई राज्यों में ऐसे लोग नहीं होंगे जो मूल्यांकन, चयन प्रक्रियाओं के बारे में विशेष ज्ञान रखते होंगे। शिक्षक इन चीज़ों को शायद और ज़्यादा छोड़ना शुरू कर देंगे, जैसा कि ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। CBSE की इतनी बड़ी प्रक्रिया के कारण अगर आप देखें, 6ठी, 7वीं, 8वीं के शिक्षक नहीं सोचते कि हमें जो मैंने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन मैं कैसे करूं। तो इस तरह के कौशल और ज्ञान धीरे धीरे समाज से हटने लगते हैं, और इस पर हमें बहुत लंबे समय का एक विमर्श बना के, एक दृष्टि बना के तब इन निर्णयों को लेना चाहिए। जी, हमारे साथ हर्ष प्रियम भी हैं। हर्ष जी, आप वेदांतु से जुड़े हुए हैं, और ये भी एक नया बड़ा माध्यम है छात्रों को पढ़ाने का। बीते कुछ समय में जब से डिजिटाइजेशन बढ़ा है और इंटरनेट की घर घर पहुंच बनी है, ये जो पूरा मामला है, आपने नीट के विद्यार्थियों से बात की होगी। नीट के विद्यार्थी क्या कह रहे हैं? दोबारा इम्तिहान देने को तैयार हैं क्या वो? क्योंकि अभी इम्तिहान देकर छूटे थे, अब कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए, प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे थे, थोड़ा उनको एक रिलीफ मिला था। क्या कह रहे हैं छात्र अभी? क्या किस तरह का गुस्सा, तनाव उनमें है, उनके अभिभावकों में है? देखिए सुशील सर, मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ, मतलब हाल ही में कल मेरी आपसे मुलाकात हुई थी इसी शो पे, तो उसके बाद जैसे ही मैंने ये वीडियो डाला अपने चैनल पर और बच्चों को बताया कि मैं यहाँ पर गया था लाइव, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चों के कमेंट्स भर गए। सारे बच्चों ने बोला कि सर प्लीज आप आवाज उठाइए, हम वापस से नीट देना चाहते हैं। जबकि ये बच्चा वो है जो पूरे 1 साल तैयारी किया है, उसके बाद भी ये वापस एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार है। इसे पता है कि इसे बड़ी आर्थिक तंगी आएगी, जैसा कि हर इंसान कह रहा है कि बच्चा, कई सारे गरीब तबके के बच्चे होते हैं, उनके लिए ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है, पर वो बच्चा एग्जाम देना चाहता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि एक मौका जो उसे मिला है अपने जीवन को सुधारने का, अपने माँ बाप को वापस से एक अच्छे दिन दिखाने का, वो मौका भी उससे छीन लिया जाए। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने गलती की है या किसी एक एजेंसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। बच्चा इस बात पे बेहद परेशान है और उसको अपने आंखों के सामने अपने और अपने परिवार का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। तो बेहद ये बात मैं कहूंगा कि बच्चा परेशान, और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे लतिका मैम और बाकी सारे लोग कह रहे हैं, इस बात पे मैं ध्यान खींचना चाहूंगा कि ये NTA की ऐसी पहली चीज नहीं है जहां पर इतनी ज्यादा दिक्कत देखी गई है। अगर यही सेम चीज JEE में देखा जाए तो सितंबर में इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया था।
फिर नवंबर में इन्होंने बच्चों को बताया कि हम आपके से 75% मांगेंगे, तब जाकर आपको जेई अलाउ करेंगे, और जनवरी में एग्जाम ले लिया। तो ऐसी गड़बड़ियां उस वक्त भी हुई थी। हालांकि गड़बड़ी सच ऐसी नहीं थी कि जिसपे बहुत ज्यादा बवाल हो, लेकिन इतने कम वक्त पर बच्चों को बताना और इतने बड़े बदलाव लाना, ये अपने आप में इतने बड़े एजेंसी को शोभा नहीं देती, जो इतने भारत के पूरे लेवल पर काम कर रही है। वो दैट शुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारी दिक्कतें, गड़बड़ियां एनटीए की तरफ से काफी वक्त से दिख रही हैं। अभी हमारे नजर में ज्यादा इसलिए आई है क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में साफ साफ पुख्ता सबूत दिख रहे हैं सारे तरफ से कि कहीं पेपर लीक हुए हैं, कहीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं। तो इससे बच्चों के अंदर और माता पिता के अंदर ज्यादा क्रोध है। पर यह दिक्कत बहुत वक्त से चली आ रही है और जरूरत है कि हम सब बात करें, हम सब आवाज उठाएं, और या तो इस एजेंसी में या फिर जो भी जहां पे भी बदलाव करने की जरूरत है, चाहे वो नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है, चाहे जैसा आपने कहा सुशील सर कि हम एनटीए को एफटीए जैसा कुछ बना दें, वैसा करने की जरूरत है। पर जरूरत है एक बदलाव की, और बच्चा इस बदलाव की उम्मीद हमसे और आपसे कर रहा है, क्योंकि उसे पता है हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचा। हमारे साथ हर्ष जी, एक हर्ष दुबे हैं, नीट परीक्षार्थी। हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे इस समय आपके मन में क्या भावनाएं उमड़ रही हैं जिस समय ये सारा विवाद हो रहा है? यस सर, मैं पहले आपसे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो अभी आप स्क्रीन पे प्रोटेस्ट वगैरह या वीडियोस दिखा रहे थे, क्या मैं वो करने के काबिल हूँ? क्या मैं उनको कर सकता हूँ क्या? क्या सिर्फ आप हाँ या क्या ना में आप स्क्रीन मुझे पर थोड़ा सा बताइए। जो अभी स्क्रीन पे प्रोटेस्ट चल रहा था, सत्याग्रह लिख के आ रहा था, क्या मैं उसको कर सकूं, इतनी क्षमता रखता हूं क्या? हाँ, इसीलिए आपकी आवाज उठाई जा रही है जगह जगह। हर विद्यार्थी को वैसे विरोध करना भी आना चाहिए, अपनी बात कहना भी आना चाहिए। मैंने ही किया है, वो मैंने ही किया है। मतलब मेरी इतनी मजबूरी बन गई कि मुझे वो तक करना पड़ा। तो अभी स्क्रीन पे जितने प्रोटेस्ट दिखाए गए सारे मैंने ही लीड किए हैं। वो मतलब इतनी मजबूरी बन गई कि मुझे वो तक करना पड़ा, जो मैंने सोचा नहीं था कभी कि मुझे ये भी करना पड़ेगा। अब आज जब धर्मेंद्र सर आए हैं लाइव, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप कब करेंगे? तब तक तो एनटीए और जितने भी गुनहगार लोग हैं वो तो सारे सबूत मिटा चुके होंगे। आप अगर इतना लेट कर देंगे तो उनको भी पता है कि हाँ इस टाइम नीट बहुत हाईलाइट हो रहा है, इतना ज्यादा उसके लिए प्रोटेस्ट, इतना ज्यादा आवाजें उठाई जा रही हैं, तो वो तब तक तो सारे क्लू, सारे सबूत मिटा ही देगा ना। फिर आप जांच बैठा के भी क्या कर पाएंगे? जी अगर बिल्कुल। जो सारे हर्ष सबूत मिटा दिए गए तो उसके बाद आप क्या ही कर पाएंगे? और अभी आपने कहा कि इसके लिए एक सिक्योरिटी बननी चाहिए। अभी मैं धर्मेंद्र सर से मिलने गया था, आपको लगता है कि मैं धर्मेंद्र सर से मिलने पहुंच सकता हूँ? मुझे इतनी ताकत लगानी पड़ी कि मैं धर्मेंद्र सर से भी मिलके आया हूँ। तो वहां जब गया मैं, तो इतनी सिक्योरिटी लगी थी सिर्फ 5 बच्चों को रोकने के लिए कि मतलब 1000 बच्चे भी वहां होते तो उनको भी अंदर जाने नहीं दिया था। मतलब वहां पे मैं एक बच्चा भी लीक होकर अंदर घुस जाता, एक भी बच्चे को एंट्री लीक होके नहीं हो पाई, क्योंकि वहां इतनी सिक्योरिटी टाइट रखी गई। क्या ये सिक्योरिटी उस दिन वहां नहीं लग सकती थी जहां पेपर रखा गया? जी, जिस सिक्योरिटी को आप आपकी मिनिस्ट्रियों जो के लिए लगा चिंताएं रहे हैं हैं, और क्या आपकी उस जो सिक्योरिटी को भावनाएं हैं, हम लोग पेपर उनके के टाइम साथ नहीं हैं। लगाया जा सकता? हजारों लाखों छात्र आपकी इन भावनाओं के साथ हैं और इस मामले में कोई ना कोई न्याय होना चाहिए। हमारे साथ अदिति भी हैं, अदिति नेट की परीक्षार्थी हैं, इनका भी अपना एक नजरिया है, इनके भी अपने सवाल हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, फिर उस सवाल पर बात करते हैं। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली ये राहत। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीरो एरर परीक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं। श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया। कल सुबह डल झील के किनारे योग दिवस में लेंगे हिस्सा। प्रायोजक हैं ओजोन फार्मा का क्विक दर्दनाशक तेल, जोड़ों के दर्द से जल्द राहत। खबरों की खबर में हम बात कर रहे हैं कि यूजीसी नेट रद्द हो गया, नीट का क्या होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ अदिति भी हैं
आपने यूजीसी नेट की ये परीक्षा दी थी, परसों आपने परीक्षा दी, कल आपको पता लगा कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, तो क्या आपके ख्याल थे शुरुआती, ये क्या हुआ अचानक आप और आपके साथियों के? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट के विजुअल्स आपने अपने चैनल में दिखाए, तो मैं उन सैकड़ों स्टूडेंट्स में से एक थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके सामने हमने प्रोटेस्ट किया था। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे उनके दो मेन डिमांड्स रहे हैं। एक तो एनटीए को पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया जाए, और दूसरा जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफ़ा स्टूडेंट्स चाहते हैं। आपने अपने चैनल में अभी दिखाया किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं सरकार से और ये मिनिस्टर से कि कब तक इस रेटोरिक को लेकर हम बैठे रहेंगे। आप 10 दिन पहले आपने नीट की परीक्षा का आपने बताया कि वहाँ पर धांधलेबाजी हुई, वहाँ पर आपने स्कैम कर दिया, और 10 दिन बाद हम देख रहे हैं कि फिर से नेट का स्कैम हो गया है। ये जो कंटिन्यूअस एक सर्कल चल रहा है, नॉट जस्ट नेट, नॉट जस्ट नीट, लेट्स टॉक अबाउट CUET। जो CUET एग्ज़ाम है, अब तो आप हम सबके टाइम में ये था कि बोर्ड में आप अच्छे नंबर ले आइए और कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये सरकार जो NEP लेकर आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो NTA है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है। जो CUET है, ये इसका पार्ट है। जो UGC नेट अब जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया जा रहा है, ये NEP का पार्ट है। आप देखिए CUET में मैंने CUET दिया था MA के एडमिशन के लिए। मेरा सेंटर दिया गया ग्रेटर नोएडा के जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने खुद गाड़ी ड्राइव करके अपनी मदर के साथ में मैं वहाँ पर अपना एंट्रेंस देने गई। अगर मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं होते, और सैकड़ों यहाँ पे जो हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं इस देश में, उनके पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो 1000-2000 की उबर बुक करके वो अपना एंट्रेंस देने जाएंगे। तो जिस तरीके से सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक फेलियर ऑफ एजुकेशन हम देख रहे हैं, कंटिन्यूसली किया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट नेट एग्ज़ाम, जो कि मैं देकर आई थी। हमें बताया गया है, और ये देखिए, मैं इसीलिए यहाँ पर अब सब कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट्स की जो बातें हैं वो नहीं हो रही हैं आज के मीडिया में। जो स्टूडेंट्स हैं, व्हेन दिस गवर्नमेंट केम टू पावर इन 2014, universities, student spaces were the first places which were attacked by this ruling disposition। और हम देख रहे हैं कैसे नई सरकार के आने के 10 दिन बाद हमने 2 स्टूडेंट्स पर जो अटैक है वो हमने देख लिया है, नीट और नेट के होते हुए। जब हम नेट एग्ज़ाम की बात करते हैं, एक नया ये लोग क्लॉज लाए हैं इसी साल, अभी 2-3 महीने पहले लाए हैं, कि पहले ये होता था कि अगर मान लीजिए मैंने नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मेरे पास नेट है, JRF है, तो PhD में जो एग्ज़ाम एंट्रेंस मैं PhD ले सकती हूँ, उसके बाद में मुझे स्कॉलरशिप भी मिलने लगेगी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। अब ये सिस्टम हो गया है कि आप इस बार नेट दीजिए, अगले साल तक ही वो वैलिड है, अगले साल आप फिर से नेट दीजिए। ये किस तरीके का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आजकल के स्टूडेंट्स को कि मैं और आप देखिए फीस कितनी लेता है NTA एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। मैंने 1150 रुपये फीस भरी है, ये जो परसों मैं नेट का एग्ज़ाम देके आई हूँ उसके लिए। अब मैं फिर से शायद 1150 रुपये भरूंगी अगले साल, क्योंकि मेरा नेट वैलिड नहीं होगा अगर मुझे PhD में एडमिशन नहीं मिला है। जिस तरीके से सरकार का एक सिस्टमिक जो फोकस है टू सेंट्रलाइज एजुकेशन, इट इज़ वन नेशन वन एग्जाम, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन ड्रेस, वन फूड, एक तरीके से वन नेशन वन क्लाउन बना के हमको रख दिया है। हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है बाहर दुनिया में कि आप 2 एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं अपने। मेरे पास इतना ही समय था अदिति, आपने जो अपने दिल की बात कही ये पहुंच रही होगी दूर तक। विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगी तो संभालना भी आसान होगा, और ये देश जितना व्यापक है, जितने इसमें वैरायटी है, जितनी इसमें हम रंग देखते हैं, वो सब रंग जो हैं अलग अलग दिखने चाहिए, और उसी तरह से यहाँ की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सब कुछ एक जगह केंद्रीकृत होने से नुकसान भी बड़ा होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी इस पूरे मुद्दे पर। उम्मीद है सरकार इस पूरे मसले पर, जैसा सरकार ने वादा किया, ठोस कार्रवाई करेगी और छात्रों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का।